क्वांटम भौतिकी मॉडल, कोश, उपकोश तथा कक्षक यानी शेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, पाउली का अपवर्जन नियम। ये टॉपिक्स जो छोटे और मोटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रसायन विज्ञान संबंधित, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम MPPSC 2020 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इकाई 2 का परमाणु संरचना का भाग 3 यानी पार्ट 3 ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। परमाणु हम कंप्लीट कर चुके हैं, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, तत्व, यौगिक मिश्रण, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इकाई 1 भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पूरा ही हो चुका है। और इससे संबंधित जो लेक्चर है उसकी उस वहाँ तक यदि पहुँचना है, उस लेक्चर का यदि आपको लाभ लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से आप उन लेक्चर्स तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है और उस लिंक में आप क्लिक करके इन सारे लेक्चर्स को एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ कि साथ ही साथ आप उत्तर लेखन ग्रुप से जरूर जुड़ जाए। उत्तर लेखन जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम का उत्तर लेखन ग्रुप है, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन द्वारा बनाया गया है। इस ग्रुप से जरूर जुड़ें, क्योंकि आप यदि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप उत्तर लेखन का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ सही नहीं कर रहे हैं। आप उत्तर लेखन का अभ्यास भी कीजिए, और उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे द्वारा एक प्रश्न या फिर प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कम ज़्यादा होती रहती है। तो अभी वर्तमान में 4 प्रश्न दिए जाते हैं, तो 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसके उत्तर आपको रोजाना लिखना है। 24 घंटे के अंदर आपको अपनी कॉपी यहाँ पर सबमिट करनी होगी, और कॉपी यहाँ पे यानी जो पेज है, जो 4 क्वेश्चन के आंसर आपने लिखे वो आपको सबमिट करना होगा टेलीग्राम ग्रुप में। उसके द्वारा आपके द्वारा लिखे गए उत्तरों की समीक्षा होती है यहाँ पे रोजाना, यानी आपका उत्तर कितना सही है, कितना गलत है और कितने इसमें सुधार की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें रोजाना स्तर पर हमारे द्वारा बताई जाती है। तो आप इस उत्तर लेखन ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा MPPSC और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं MPPSC और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो MCQ वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने MCQ का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ PDF और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ MPPSC T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है? यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और PDF नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है? आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैच है अक्टूबर में वो इस प्रकार से शुरू होने वाली है। जैसे MPSI का बैच है, MPSI की बैच, जो अन्य बैच सेकंड बैच है, ठीक है। इस प्रकार से जो अन्य बैच है आप इनमें से जो भी आपको पसंद है आप इन बैच में एनरोल हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप हमारे प्रोमो कोड का यूज़ कर सकते हैं। प्रोमो कोड है सरकार 10, इससे आपको 10% तक की छूट मिल सकती है इस सब्सक्रिप्शन में। तो इस प्रोमो कोड का उपयोग आप ज़रूर करें। आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। विभिन्न परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु संरचना के अंतर्गत हम ये 3 जो है यूनियम पढ़ चुके हैं,
और जो तीन तीन मॉडल है ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम क्वांटम मॉडल पे आ रहे हैं, यानी एरविन श्रोडिंगर मॉडल, जो कि 1926 में दिया गया था। क्वांटम भौतिकी मॉडल के बारे में बात करेंगे हम। वर्ष 1924 में लुई डी ब्रोगली ने अनुमान लगाया कि सभी गतिशील कण, मुख्यतः कौन से कण की बात हो रही है यहाँ पे, अपरमाणुक कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल की, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस प्रकार से जो सब सब एटॉमिक पार्टिकल है या फिर अपरमाणुक कण जैसे हिंदी में बोलेंगे, कुछ मात्रा में तरंगों के समान गुण यानी वेव लाइक प्रदर्शित करते हैं। तरंगों के समान गुण यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। इसी आधार पे जो एरविन श्रोडिंगर वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा यह समझाया गया कि इलेक्ट्रॉन कण नहीं बल्कि एक तरंग है। इलेक्ट्रॉन कण नहीं है बल्कि क्या है, एक तरंग है, ये इनके द्वारा बताया गया। लेकिन यहाँ पे मैक्स बोर्न ने एरविन की संकल्पना में संशोधित करते हुए कहा कि, इन्होंने जो संकल्पना दी थी, इनकी संकल्पना में संशोधित किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन स्वयं एक तरंग नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्वयं एक तरंग नहीं है, बल्कि तरंग इलेक्ट्रॉन भी एक अवस्था है। क्या है, तरंग इलेक्ट्रॉन भी एक अवस्था है। जैसे अवस्थाएं होती ना, अवस्थाएं जैसे हमने पहले लेक्चर्स में पढ़े हैं, तत्व यौगिक मिश्रण, ठीक है, तत्व यौगिक और जो मिश्रण, इस प्रकार की अवस्थाएं होती है, अवस्थाएं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ से सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे उस टाइप की अवस्था नहीं होती, लेकिन अवस्था से आपको समझ में आएगी कि अवस्था किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होती है, तरंग इलेक्ट्रॉन भी एक अवस्था होती है। ठीक है, ये स्वयं एक, जो इलेक्ट्रॉन है स्वयं में एक तरंग नहीं है, बल्कि तरंग अवस्था है, तरंग इलेक्ट्रॉन एक अवस्था है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। इस प्रकार उपर्युक्त दो विपरीत विचारों से एक नई संकल्पना तरंग कण द्वैतता यानी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का उदय हुआ। इससे इस संकल्पना का उदय हुआ। इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरंग एवं कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या, किस किस के गुण प्रदर्शित करेगा, तरंग और कण, यानी एक तरंग, यह एक तरंग के समान अपवर्तित यानी रिफ्लेक्टेड हो सकता है। अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्टेड हो सकता है, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, तरंग क्या हो सकती है, अपवर्तित हो सकती है यानी रिफ्रैक्टेड हो सकती है, और तथा इसमें एक कण के समान द्रव्यमान होता है यानी मास होता है। ठीक है, मास होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये तरंग कण द्वैतता यानी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का यहाँ से इस प्रकार यहाँ से उदय हुआ। आगे जानेंगे इसके बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसी भी दूरी पर उपस्थित हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से किसी भी दूरी पर उपस्थित हो सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर के आधार पर नाभिक के कुछ विशेष क्षेत्रों में इनके होने की संभावना अधिक होती है। इन क्षेत्रों को कक्षक कहते हैं, कक्षक बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। आप किसी एरिया में रहते हैं, आपको आपको मतलब आपका कोई एड्रेस पूछने आया, कोई बाहरी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति है जो आपका एड्रेस पूछने आया है, वो इस एरिया में गया, वो पूछेगा किसी से, या फिर वो चेक करेगा कि कहाँ पे है, कहाँ पे आप मिल सकते हैं। तो इस वाले एरिया में तो उसको पता है यहाँ मिलेंगे, लेकिन एक एरिया आपको डिफाइन कर दिया कि आप इस वाले कोने में मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका कक्षक। इस प्रकार ये आप समझ सकते हो, ये हो गया कक्षक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की संभावना सर्वाधिक होती है, यानी यहाँ पे आपके मिलने की संभावना उसको अधिक होगी। ये जो बाहर वाले व्यक्ति आया है उसको देखने के लिए, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि कोई व्यक्ति देख रहा है, या फिर आपको किसी को एड्रेस बताना है, तो आप बोलेंगे मैं इतने एरिया में रहता हूँ। ठीक है, इतने एरिया में रहता हूँ, कभी कभी यहाँ से निकलता भी है ये व्यक्ति जो भी है, या फिर आप निकलते हो, इस प्रकार से ये निकलते हो। तो लेकिन ज़्यादातर कहाँ पर रहते हो, ज़्यादातर इस वाले एरिया में रहते हो। तो इस वाले एरिया में रहते हो तो यहाँ पे ये हो जाएगा कक्षक। कक्षक यही बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया है कि जहाँ पे सर्वाधिक होने की यहाँ संभावना होती है, उपस्थित होने की संभावना होती है, वो होते हैं कक्षक यानी ऑर्बिटल। इनको बोलेंगे ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनों की उपस्थित होने की यहाँ पे संभावना होती है। परमाणु कक्षक विभिन्न आकारों के हो सकते हैं, जैसे गोलाकार हो सकते हैं, डंबल आकृति हो सकते हैं, और अर्धचक्रीय आकार के हो सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे कोश, उपकोश तथा कक्षक, यानी इंग्लिश में से बोलेंगे सेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी हम सिर्फ एक लाइन यहाँ पे बस समझ पाएंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये दूसरी, तीसरी या चौथी लाइन है, इसके लिए हमको दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, तब ये अगली लाइन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित वे वृत्ताकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं कोश अथवा कक्ष या ऑर्बिट कहलाते हैं। जहाँ पे गति करते हैं ना, ये नाभिक हो गया, इसके आसपास जहाँ पे गति कर रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, कोश या फिर कक्ष या ऑर्बिट कहलाएंगे। ठीक है, प्रत्येक कोश का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। प्रत्येक कोश जो होते हैं उसका एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला कोश नाभिक के समीप तथा सबसे अधिक ऊर्जा स्तर वाला कोश नाभिक से दूरी पर स्थित होता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे नाभिक के पास में ये पहला कोश रहेगा, फिर ये दूसरा रहेगा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। इस प्रकार इनकी नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा पहला वाला के, एल, एम और ये एन। इस प्रकार इसकी नंबरिंग होगी। या फिर हम ऊर्जा स्तरों पर के आधार पर देखें तो यहाँ पे एन बराबर 1 हो जाएगा पहला वाला, एन बराबर 2 हो जाएगा दूसरा वाला, दूसरा ऊर्जा स्तर, एन बराबर 3 हो जाएगा तीसरा ऊर्जा स्तर, एन बराबर 4 हो जाएगा चौथा ऊर्जा स्तर। इस प्रकार से इसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। जो होते हैं कोश। ठीक है, कोश यहाँ पे देखिए, मैं इससे पहले आपको क्वांटम संख्या बताऊं, इससे पहले मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इन तीनों चीजों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये कोई बड़ा बॉक्स है, बड़ा बॉक्स से हो गया कोश, इसके अंदर हो गया क्या, उपकोश। ठीक है, उपकोश हो गया, और ये इसके अंदर क्या हो गया, कक्षक। ठीक है, तो ये ऐसी संरचना यहाँ पे होती है। ठीक है, पहले कोश रहेगा, फिर उसके अंदर रहेगा उपकोश, उपकोश के अंदर रहेंगे कक्षक। यानी देखिए, कोश यानी होगा सेल, उपकोश यानी सब सेल, और ऑर्बिटल यानी कक्षक। इस प्रकार से यहाँ पे ये हम पढ़ने वाले हैं। और कोश में होगा के, एल, एम, एन, इस प्रकार से रहेगा। उपकोश में रहेगा एस, पी, डी, एफ। ठीक है, और कक्षक में रहेंगे एस के अंदर के कक्षक रहेंगे, पी के अंदर कक्षक रहेंगे, डी के अंदर कक्षक रहेंगे, और एफ उपकोश के अंदर के जो कक्षक है वो इसमें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षक के बारे में। ठीक है, तो ये मोटा मोटा तौर पे आपको मैंने बता दिया है कि आउटलाइन मैंने बता दिया, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या के बारे में। तो क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ये उपकोश है और कक्षक के बारे में। ठीक है, ये दोनों के बारे में आपको तब बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। हालांकि ये उपकोश, कक्षक और ये कोश जो है वो हम आवर्त सारणी के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग एंगल यहाँ पे बताया गया, इसलिए हम यहाँ पे फिर से इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटम संख्याएं देखते हैं क्या होती है। क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु के भीतर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी गति, अवस्थिति के अंतर्गत क्या है, कोश, उपकोश और कक्षक। ठीक है, अवस्थिति के अंतर्गत आएंगे चक्रण की दिशा तथा ऊर्जा। 4 चीजें बताती है, गति, अवस्थिति, चक्रण की दिशा और ऊर्जा आदि की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। जो क्वांटम संख्या रहती है वो इतनी सारी जानकारी प्रदान करती है किसके अंदर, किसी परमाणु के भीतर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से संबंधित। ठीक है, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है, जिनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर निम्नलिखित है। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से दर्शाते हैं। इससे दर्शाते हैं n से। ये क्या होती है, यह सदैव पूर्णांक शून्य को छोड़कर होती है। जो n होती है, n हमने देखा, ये देखिए यहाँ पे ये नाभिक था, ये पास में जो कक्षाएं थी, सॉरी जो कक्षाएं बोला, कक्ष थे, सॉरी जो सेल, यहाँ पे देखिए के, एल, एम, इस प्रकार से ये थे। इसको हम ऊर्जा स्तर पे यदि देखेंगे तो n बराबर क्या था, 1, n बराबर हो गया था यहाँ पे दूसरे में 2, n बराबर हो गया था 3, n बराबर हो गया था 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्य को छोड़कर यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये सदैव पूर्णांक होती है और ये शून्य को छोड़कर होती है। इससे क्या जानकारी हमको मिलती है, इलेक्ट्रॉन का कोश का ऊर्जा स्तर एवं आकार की जानकारी हमें इससे मिलती है, इससे मुख्य क्वांटम संख्या से। ठीक है, दूसरा है द्विघंशी क्वांटम संख्या। इसको हम एजीमुथल क्वांटम संख्या ही बोल सकते हैं, या फिर कोणीय संवेग क्वांटम संख्या बोल सकते हैं। ये 3 नाम है इसके। ठीक है, द्विघंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल
क्वांटम संख्या अथवा कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, बहुत लंबा नाम है ये। इसको हम दर्शाते हैं आई से, इसको दर्शाते हैं आई से। ये क्या बताता है, किसी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए आई का मान 0 से n-1 तक हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, n-1 तक हो सकता है, 0 से लेके n-1। यहाँ पे आई का मान हमको निकालना है। मान लीजिए n बराबर यहाँ पे है 3, n बराबर यहाँ पे 3, तो आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा यहाँ पे 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा n-1। तो n-1 यानी n कितना है यहाँ पे 3, 3 ऋण 1 बराबर 2। ठीक है, 0 1 2 इस प्रकार हो जाएगा आई का मान। ठीक है, जो आई का मान है द्विघंशी क्वांटम संख्या का मान हो सकता है क्या, आई का मान कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से होगा कि किसी मुख्य क्वांटम संख्या में n के लिए आई का मान 0 से लेके इसके बीच तक हो सकता है। तो इस प्रकार ही हो सकता है। ठीक है, इससे जानकारी क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग पता चलेगा, इससे उपकोष पता चलेंगे, कक्षक के त्रिविमीय यानी 3D आकार की जानकारी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको m से दर्शाते हैं। किसी द्विघंशी क्वांटम संख्या i के लिए m का मान पॉजिटिव से नेगेटिव यानी धनावेश से ऋणावेश तक सभी पूर्णांक हो सकते हैं, सभी पूर्णांक हो सकते हैं। और ये क्या जानकारी देता है, किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या तथा उनकी दिशा की जानकारी ये देता है। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला है चक्रण क्वांटम संख्या। यह किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं है। दक्षिणावर्त चक्रण के लिए, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज के लिए ये +½ तथा वामावर्त चक्रण के लिए यानी इस वाले ऐसा जो होता है, ठीक है, इस वाले वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे और वामावर्त को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज यदि होगा तो s का मान होगा ऋण 1/2। ठीक है, और यह किसी भी, इसके अलावा जो पहले की जो 3 है उससे संबंधित नहीं है, लेकिन ये जो तीनों है एक दूसरे से संबंधित होती है। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित कैसे, यहाँ पे देखें हमने कि n का जिक्र यहाँ पे हुआ है और m का जब हम निकालेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे i का उपयोग हो रहा है। ठीक है, i के मान के लिए m का मान। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये संबंधित है, लेकिन यहाँ पे जो चक्रण क्वांटम संख्या है यह किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं है। इस प्रकार ये +½ एंड -½ से इसको दर्शाएंगे और s बराबर दर्शाएंगे। ठीक है, s बराबर +½ या s बराबर -½ इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे। इलेक्ट्रॉन चक्रण की दिशा की जानकारी दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त की यहाँ पे जानकारी मिलती है। यदि प्लस है तो दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी यानी दक्षिणावर्त है तो क्लॉकवाइज और वामावर्त है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी यो घड़ी की विपरीत दिशा में और घड़ी की दिशा में, ये चीजें यहाँ पे मिलती हैं हमको। ठीक है, तो ये थे क्वांटम संख्या। अब देखते हैं, हम आते हैं इस वाले जो कोश उपकोष तथा कक्षक वाले, इसमें वे सभी इलेक्ट्रॉन जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या किससे दर्शाते हैं, हम दर्शाते हैं यहाँ पे n से। जो पहले वाली क्वांटम संख्या, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या एक समान होती है, वे एक ही कक्षा में पाए जाते हैं। वे सभी इलेक्ट्रॉन जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या एक समान होती है, एक ही कक्षा में पाए जाते हैं। जैसे हम बोलेंगे n बराबर 1, कोई दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे n बराबर 1 है, तो यहाँ पे ये दोनों कौन सी कक्षा में पाए जाएंगे, एक ही कक्षा में पाए जाएंगे। यदि वे सभी इलेक्ट्रॉन जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या एक समान होती है, वे सभी एक ही कक्षा में पाए जाएंगे, ठीक है। कितने भी इलेक्ट्रॉन हो गए जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का मान समान है, समान मतलब an बराबर 1 हो सकता है, या फिर इन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 2 हो सकता है। ये क्या हो गए, इनका मान यदि समान हो तो वे एक ही कक्षा में पाए जाएंगे। ठीक है, अगला है उपकोष यानी सब सेल। प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होता है। प्रत्येक कक्षा रहता है, जैसे कक्षा हम देखते KLMN, तो ये प्रत्येक कोश तथा उपकोश में विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे S ये हो जाएगा SP SPD और ये SPDF, इस प्रकार ये उपकोश है इसके। ठीक है, SP SPD SPDF ये उपकोशों में विभाजित होगा और इन्हें SPDF अक्षरों से दर्शाएंगे हम। और वे सभी इलेक्ट्रॉन जिनके कोणीय संवेग क्वांटम संख्या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर
यानी जो सेकंड नंबर की बात हो रही है यहाँ पे देखिए, इस वाले चार्ट में चलिए हम, जो सेकंड नंबर की बात हो रही है यानी आई की बात हो रही है, आई यानी द्विघंशी क्वांटम संख्या, ये या एजीमुथल क्वांटम संख्या से बोलेंगे। उसके लिए यानी जो सभी इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, वे सभी इलेक्ट्रॉन जिनकी कोणीय संवेग क्वांटम संख्या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एक समान होती है, वे एक ही उपकोष में पाए जाते हैं, एक ही उपकोष में पाए जाएंगे। ठीक है, अन्य ये 3-4 इलेक्ट्रॉन जिनके लिए जो आई का मान है, आई का मान समान हो, तो वो एक ही उपकोष में पाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षक की, यानी ऑर्बिटल। उपकोष पुनः कक्षकों में विभाजित होते हैं। देखिए के एल एम एन ये हो गई कक्षा, फिर एस एस पी डी एफ ये हो गई इनकी इनकी क्या हो गई, ये इनके उपकोष हो गए। ठीक है, इनके उपकोष हो गए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी कक्षाएं, ये फिर से अलग अलग कक्षाओं में विभाजित होंगी, अलग अलग कक्षाएं में विभाजित होंगी। ठीक है, उपकोष पुनः कक्षकों में विभाजित होते हैं, इनको बोलेंगे कक्षक। ठीक है, जो और ज्यादा विभाजित होंगे इनको बोलेंगे कक्षक। कक्षक नाभिक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र है जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, यानी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे पता चलती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पता चलती है, यानी यहाँ पे संभावना एग्जैक्ट जो मतलब उस वाले एरिया में ही पाया जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति है इस इतने बड़े कमरे में रह रहा है, तो उसका जो टेबल है यहाँ पे, तो पढ़ाई ज्यादातर टाइम पढ़ाई करता है, तो संभावना ज्यादातर रहेगी वो यहाँ पाया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कक्षक में बताया गया है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है वो होते हैं कक्षक या ऑर्बिटल। ठीक है, वे इलेक्ट्रॉन जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या यानी n, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या यानी आई, ये दूसरे नंबर की बात हो रही है, ये पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, और ये चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी m यानी तीसरे नंबर की एक समान होती है, वे एक ही कक्षक में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहली, दूसरी और तीसरी यानी n i और l एक समान होगी, वे एक ही कक्षा में पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कक्षक के अनुसार, कक्षक की जो परिभाषा पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये कक्षक, उपकोष और कोष में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके बारे में और हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोष के एल एम एन, ठीक है, इस प्रकार ये कोष है। तो यहाँ पे ऊर्जा स्तर के अनुसार n1 n का मान 2, n का मान यहाँ पे 3, n का मान यहाँ पे 4 है। इसमें उपकोष कैसे होंगे, उपकोष होंगे एक L में होगा S, यहाँ पे देखिए के एल एम एन, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे होगा S, यहाँ पे होगा एस पी, यहाँ पे एस पी डी, यहाँ पे होगा एस पी डी और एफ, इस प्रकार से हो गए। यहाँ पे देखिए के कोष में उपकोषों की संख्या हो जाएगी एक, एल कोष में उपकोषों की संख्या हो जाएगी 2, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और एम कोष में उपकोषों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 3, और एन कोष में उपकोषों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 4। इस प्रकार ये वर्गीकृत है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार ये संख्या बताई गई है, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब ये कक्षक क्या है, यहाँ पे कक्षक की परिभाषा हमने पढ़े, यहाँ पे देख लेते हैं कक्षक कितने यहाँ पे उपस्थित हैं। के कोष में एक कक्षक होगा, एल कोष में 1-3। ठीक है, 1-3 हो जाएगा, तो ये कहेंगे 4 उपकोष। ठीक है, 1-3 4 उपकोष। यहाँ पे 1-3 कैसे आया, क्या आप जानना चाहेंगे इसको? यहाँ पे 1-3 ऐसे आया, देखिए उपकोष यहाँ पे होते हैं इस प्रकार से ये। ठीक है, ये हो गया एस का कक्षक, एस उपकोष का कक्षक। ठीक है, ये हो गया, और ये पी उपकोष का कक्षक हो गया, और ये डी का हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया एस उपकोष का कक्षक, पी उपकोष के कक्षक, और ये हो गया डी सॉरी मैं जवान फसल जा रही, उपकोष के कक्षक। ठीक है, उपकोष के कक्षक। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से होंगे यहाँ पे, तो एल के लिए हो जाएगा 1 + 3 = 4, 1 + 1-3 बराबर होगा यहाँ पे 4, तो 1 2 3 ये हो गए 3, यानी पी में होंगे 3 और डी में होंगे 5, एस में होगा 1, पी में होगा कितना 3 और डी में हो गए 5। ठीक है, एस पी डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस एक चीज और याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एस में होते हैं मैक्सिमम 2, तो एक में आएंगे 2, एक में भराते हैं 2, यानी एक में जाते हैं 2, यहाँ पे 3 हो गया। तो एस में हमने देखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, पी में होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3, पी में होंगे 6 और डी में होंगे यहाँ पे 10। तो इस प्रकार यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आधा कर दो, यहाँ पे हो जाएंगे
किसकी संख्या निकल जाएगी, कक्षकों की संख्या, क्योंकि एक में भराएंगे 2, ठीक है, एक में जाएंगे 2, तो यहाँ पे इनका आधा कर दो, तो यहाँ पे के वाले कोश में कितने आएंगे कक्षक 1, और पी वाले यहाँ पे आएंगे, वहां पे आएंगे 3, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने हो गए 1 और 3 हो गया, एस और पी का जिक्र है यहाँ पे, तो हो जाएंगे 4, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 8। इस प्रकार यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, कक्षकों की संख्या। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कक्षक किस प्रकार से मैंने बताया। यदि नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको और भी आसानी से इसे और बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे और समझ में आएगा। देखिए एम वाले इसमें देखिए एस पी डी, ठीक है, यहाँ पे एन का नंबर है 3, यानी एन की संख्या है, यहाँ पे 3 है। उपकोष यहाँ पे कितने होंगे 3, 1 2 3, ठीक है, 3 उपकोष हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं हम कक्षक कैसे निकालेंगे। एस में होंगे 1, पी में हो गए, पी में यहाँ पे देखिए एस में होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, इसका आधा कर दो 1 हो गया, ठीक है, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे पी पे देखो, पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पी ऑफ कोर्स में होते हैं 6, इसका आधा कर दो कितना हो गया 3, तो यहाँ पे आ गया 3। और डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, इसका आधा कर दो कितना आएगा 5, तो यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। यहाँ पे आधे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, एक उपकोष जो रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसको आधा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एस पी डी को यहाँ पे कक्षकों की संख्या आप निकाले तो 1 3 5 हो गया 9, कितना हो गया 9, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें 18, कितने होंगे 18, ठीक है, 2 6 10, 2 6 10 कितने होंगे यहाँ पे 18। इस प्रकार हम आगे ये देख सकते हैं, और आगे इस प्रकार दिए गए हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके ये और देख लें, एन कोश का भी देखें, फिर आगे जो कोश है, अगले जो कोश है वो सब देख लें, ठीक है। इसके बाद आएगा 32, फिर 50 72 98, इस प्रकार ये संख्या आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोश उपकोष तथा कक्षक के बारे में यहाँ पे दिए गए संरचना में 2D स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये है केंद्र यहाँ पे, ठीक है। फिर ये N1 है, N1 में क्या दिए गए, प्रथम उपकोष दिया है, और यहाँ पे एक उपकोष है, ठीक है, S। यहाँ पे N बराबर 2 में दिया है, N बराबर 2 द्वितीय कोश है, और 2 उपकोष है S और P है यहाँ पे, ठीक है। N बराबर 3 में क्या हो गया, N बराबर 3 में तृतीय कोश हो गया, और 3 उपकोष है उसमें S P और D, ठीक है। ये यहाँ पे जो चार्ट दिए गए उसको यहाँ पे 2D फॉर्म में बताया गया, 2D फॉर्म में चित्र के द्वारा बताया गया है। और N बराबर 4 तो चतुर्थ कोश हो जाएगा, इसमें 4 उपकोष होंगे S P D और F, ठीक है। इस प्रकार ये, आई होप आपको ये पसंद या समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली द्वारा दिए गए अपवर्जन नियम हम पढ़ेंगे, जो कि क्वांटम संख्याओं से संबंधित है। ऑस्ट्रियाई, ठीक है, ऑस्ट्रियाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है यहाँ पे, रिक्की पॉइंटिंग वाला नहीं है, ऑस्ट्रिया यहाँ पे, ठीक है, ऑस्ट्रियाई भौतिक वैज्ञानिक वुल्फगैंग पाउली द्वारा वर्ष 1925 में प्रस्तुत अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, या फिर चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने देखा था, देखिए यहाँ पे 3 चीजें हो रही थी कक्षक में, क्या हो रही थी 3 चीजें, यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, 3 चीज समान हो रही थी, तो वे एक ही कक्षक में हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे इससे आगे की बात बताई गई है कि यहाँ पे 4 नहीं हो सकते, ठीक है, चारों क्वांटम संख्या के मान एक समान नहीं हो सकते पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए N L M क्वांटम संख्याएं एक समान हो, तो उनके लिए S, यानी जो आखिरी वाली कौन सी थी मैं आपको बता देता हूँ, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है, जो चक्रण क्वांटम संख्या है, इससे पहले की N मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या, और ये है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी M, एक समान हो तो उनकी S अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न होगा। यानी ये तीनों समान है तो उसका जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे N L और M यदि ये समान है, इन दोनों की N L और M ये दोनों समान है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो चौथी क्वांटम संख्या यानी अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न होगा। ये बताया गया पाउली के अपवर्जन नियम में, अर्थात वे 2 इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे होंगे, ठीक है, ये बताया गया पाउली का अपवर्जन के नियम का। यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, 1 2 3, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से जब हम
आगे वाले टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये भरे जाते हैं, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, दिशा दिशा, ठीक है। चलिए यहाँ पर रहने दीजिए, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जब मैं हम इसके आगे के हुंड वाले नियम, हुंड और जो अगले नियम पढ़ेंगे उसमें आपको और समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, रहने दीजिए इसको, बाद में पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे होंगे, यानी इनकी दिशाएं यहाँ पे अलग अलग होगी, ठीक है। प्लस 1/2 या माइनस 1/2, इस प्रकार ये दोनों अलग अलग हो जाएगी यदि एन, एल और एम का मान यदि समान हो तब भी। तो ये है पाउली का अपवर्जन नियम। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा। यदि लेक्चर समझ में ना आए तो आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और यदि आपको फ़ायदा हो रहा हो तो आप अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप उत्तर लेखन ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और तो उत्तर लेखन ग्रुप से आप जुड़ जाइए। उत्तर लेखन ग्रुप क्या है, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, सरकार स्टडी विद एजुकेशन का है। और इसमें रोजाना प्रश्न डाले जाते हैं उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए। जो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन अभ्यास होता है उसके लिए यहाँ पर प्रश्न डाले जाते हैं और आपके द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। और उनकी समीक्षा आपके द्वारा जो डेली उत्तर लिखे गए उनकी समीक्षा हमारे द्वारा रोजाना स्तर पर की जाती है। यानी आपका कितना उत्तर सही है, कितना गलत है, कितने सुधार की आवश्यकता है, ये बहुत ही बारीकियां वहाँ पे बताई जाती है रोजाना स्तर पे, जो कि किसी अन्य प्लेटफॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप जो उत्तर लेखन का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप ज्वाइन कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उत्तर लेखन ग्रुप की, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम के उस ग्रुप तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस। और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है यहाँ पे, प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन, आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैच है अक्टूबर में वो इस प्रकार से शुरू होने वाली है। जैसे एमपीएसआई का बैच है, एमपीएसआई की बैच जो अन्य बैच सेकंड बैच है, ठीक है। इस प्रकार से जो अन्य बैच है आप इनमें से जो भी आपको पसंद है आप इन बैच में एनरोल हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप हमारे प्रोमो कोड का यूज़ कर सकते हैं। प्रोमो कोड है सरकार 10, इससे आपको 10% तक की छूट मिल सकती है इस सब्सक्रिप्शन में। तो इस प्रोमो कोड का उपयोग आप ज़रूर करें। आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा।